मेरी शादी वाले दिन मेरा 13 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर था। पति के मौत होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता तो मैं अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफी छोटा था, वो 13 साल की उम्र में भी 18 साल का जवान लड़का लगता था। पति के मौत के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमा के देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिलाकर देखा तो वह गहरी नींद में था, लेकिन वह हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरा देवर का 7 इंच 2 दिन पहले ही मेरा पति इस दुनिया से चला गया था। मेरे घर में मेरे सास ससुर और नंदे भी नहीं थी। मेरे पति का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। साहिल की उम्र 13 साल की थी, वह मुझसे छोटा था। जिंदगी में मैंने कभी उसे छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 13 साल का था, मैंने उसे हमेशा ही बच्चों की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वह मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था, कहता था कि मुझे नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ मुझे यही समझाती रहती थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वह बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा, इसलिए तुम अभी से इसे आदत डालो। वह तुम्हारे कमरे में बिना रोक टोक ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिना वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपनी पति की भी परवाह करनी है और अपने घर वालों की भी। मैं अपनी माँ की बात सुनती तो मुझे ऐसा लगता साहिल के बारे में मेरी माँ बहुत बुरा सोचती है, इसलिए मैं बातों पर खापा होती थी। लेकिन जब आज मैं बेसहारा हो गई, मेरा पति इस दुनिया से चला गया था, तो मेरे आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे अपने 13 साल के भाई के ऊपर छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 1 बज गए थे। मेरा देवर साहिल अभी तक घर नहीं आया था, वह शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मशरूफ था। मेरा दिल मुतमिन इसी हवाले से था कि चलो वह घर नहीं आता तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वह घर आ गया तो मुझे भी गैर महसूस होगा। मुझे रह रह कर अपनी माँ की बातें याद आ रही थी, लेकिन इस लंबे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से समर की आवाज आई, भाभी दरवाजा खोले, मैं हूँ। मैंने डरते डरते ही दरवाजा खोला था। आज तो मुझे यह घर जंगल जैसे मालूम हो रहा था। समीर मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी अपने खाना खाया, उसने मुझे मासूमियत से पूछा। नजरें झुकी हुई थी और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में चावल थे, चावल होटल वाले लगते थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने लाकर रख दिए। भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, आप खा ले वरना यहीं भूखी मर जाएगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। साहिल की आंखों में भी आंसू थे को तो वह मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी माँ की बातें मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। भाभी आपको फिक्र करने की कोई नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा, आप इस घर से कभी मत जाना। वह बड़ी जज्बाती कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे अंदेशे मटक रहे थे। फिर उसने अजीब बात बोली, भाभी आप इस कमरे में सो जाए, दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के पास नहीं होना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि घर में भाई की मौत हो गई है, तो कोई भी बुरी नियत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि साहिल इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या उसे किसी ने कुछ कहा है? मगर जो बातें उसने की थी मुझे ठीक ही लगी थी। मैं उसके कमरे में चली गई। समीर का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा पति छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा दूसरे के कमरे में थी, मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर ऐसी चीज पर पड़ी थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वैसे तो वह 12 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। समीर जो कुछ कह रहा था वह एक बड़ा और एक आदमी ही कर सकता है। साहिल के कमरे मैं अपना जवर देखकर मेरा दिल खोल उठा। मैंने तो उसे कहीं जगह पर कहीं तालों में छुपा रखा था, मगर यह सब कुछ साहिल का हाथ कैसे लग गया? बात बड़ी अजीब सी थी। मैं सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही इसे इस बात का सवाल करूंगी, मगर उस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अच्छी तरह लॉक और फिर सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि 2 दिन से मुझे ज्यादा नींद नहीं आ रही थी, पर आज मुझे लग रहा था जैसे साहिल लाए हुए चावल खाकर मेरी आंखों पर नींद तारी हो रही थी। दिल में सोचा कि कहीं खाने से मुझे नींद तो नहीं आ रही, मगर इतना तो मुझे मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख
खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हो रही थी कि आज मुझे इतनी नींद आ गई, हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन आज चावल खाने के मेरी आंखें ऐसी बंद हुई जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं हैरान हो रही थी, होना तो नहीं चाहिए। मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं साहिल के लाए हुए चावलों को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। लेकिन आखिर साहिल ऐसा क्यों करता? आई तो सामने समीर किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी सो गई थी, आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? उसने मेरी तरफ पुकारते हुए देखकर कहा था। मैंने उसे फीके लहजे में यही कहा, हाँ आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आई। तो क्यों नहीं आती भाभी? मैंने आपको चावलों में नींद वाली मिला के दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती। उसने मुझे कहा तुम इन्हें खाने में नींद गोलियां मिला दिया करो, इससे वह आराम से सो जाएगी। मैं हैरान हो गई थी कि साहिल इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। समीर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम अपनी भाभी को करना चाहते थे। नहीं नहीं भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। अब आप अच्छी खासी तरोताजा लग रही है, यह ले चाय पिए। उसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई। तुमने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं है? भगवान की कसम भाभी, वह तो मैंने आपकी नींद के लिए, आपके सुकून के लिए गोलियां मिलाई थी। आप कहती है तो यह चाय मैं आपके सामने खुद पी लेता हूँ, बल्कि हम आधी आधी लेते हैं। उसने इस गिलास की घूंट भरते हुए मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर बैठी। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक्की हो जाती। अच्छी बात नहीं है, बस यही सोचकर मैं बेबस होकर बैठ गई थी। पति के मौत को हो चुका था उस 1 महीने में साहिल कितना बदल गया था। मैं दिल में सोचने लगी, मुझे औलाद देता तो मैं इस वक्त साहिल के सहारे ना होती, मैं अपनी औलाद के सहारे जिंदगी गुजार लेती। मगर अब मैं इसे क्या कहूँ, मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं। जिस शख्स की वजह से रिश्ता था वह तो इस दुनिया से चला गया। आज मैंने सोच लिया था कि समीर आएगा तो मैं उसे साफ साफ बात करूंगी कि वह इस घर में नहीं रह सकता। रात के तकरीबन 6 भी नहीं बजे थे, यानी अभी रात शुरू भी नहीं हुई थी कि मेरे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं तो यही समझी कि बाहर साहिल होगा, पर जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े। यह आदमी बहुत अजीब गुस्से में लग रहे थे, उनके चेहरे पर दाढ़ियां सजी थी, लगता था जैसे इस्लाम के ठेकेदार है। उन्होंने जो मुझसे कही थी वह सिर्फ बहुत हैरान कर वाली नहीं थी, बल्कि मुझे दुखी कर देने वाली थी। उन लोगों ने कहा, बीबी तुम यहाँ अकेले रहती हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं एक अकेली रहती हूँ। वह लोग बोले, झूठ बोल रही है, यह औरत, यह इसका देवर भी इसके साथ ही रहता है, अभी भी घर में ही होगा। यह लोग पता नहीं इस मोहल्ले को क्या समझते हैं, मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। इन लोगों का इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, क्यों भाई साहब, हमने क्या किया है? अरे बीवी, तुमने क्या किया है यह तुम हमसे पूछ रही हो? तुमने अपने 13 साल देवर के साथ इस घर में अकेले रहती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति मर गया है, अब तुम बेवा हो गई हो। अपने माँ बाप के घर जाओ, या रहना है तो शराफत से रहो। यहाँ हमारी भी बहनें बेटियां रहती है, ऐसे लोगों को हम मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन आदमियों पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी। मैंने उनके मुंह पर ही घर का दरवाजा बंद कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। साहिल पर गुस्सा आ रहा था, यह सब उसी का किया धरा है। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। मैं जानती थी कि साहिल ने ही मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई होगी जैसे मैं बहुत गुनाहगार औरत हूँ। सच कहते हैं, यह दुनिया अकेली औरत को खा जाती है।